दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में आयोजित हुआ माता सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह कार्यक्रम। आपको बता दें, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज द्वारा माता सावित्रीबाई फूले की जयंती गुरुवार दोपहर 3 बजे बड़े ही धूमधाम से उनको पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। साथ ही सरकार से मांग की गई माता सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में आयोजित माता सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह का शुभारंभ राज्य मंत्री जसवंत सैनी, बार संघ के अध्यक्ष अभय सैनी ने माता सावित्रीबाई फूले को पुष्पांजलि अर्पित कर किया। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? मैं अशोक कुमार सैनी, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर माता सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका थी। जिस टाइम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, छुआछूत की बहुत बुरी तरीके से इस भारत देश में एक कुरीति फैली हुई थी। माता सावित्रीबाई फूले ने ऐसी स्थिति में जब अनेक विडंबनाएं सामने थी, तब माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को शिक्षा दिलाने का काम किया और कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ने का काम किया। आज अगर भारत की एक प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक अगर महिला राष्ट्रपति है तो मैं मानता हूं उनका श्रेय माता सावित्रीबाई फूले को जाता है। आज लगातार हर क्षेत्र में अगर महिलाएं बराबर पुरुषों के साथ बढ़ने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से अगर माता सावित्रीबाई फूले महिलाओं के लिए शिक्षा की लड़ाई न लड़ती तो शायद आज भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मैं मानता हूं राष्ट्रपति ना होती। मैं माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं कि आज पूरा देश उनकी जयंती मनाने का काम कर रहा है। पंजाबी महासंगठन द्वारा 2025 का स्वागत रोडवेज बस स्टैंड पर भंडारे का आयोजन कर किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा, पंजाबी महासंगठन ने नववर्ष के उपलक्ष्य में तथा इस सर्द ऋतु में जो भंडारे का कार्यक्रम किया है, वास्तव में सराहनीय कार्य है। अन्य संगठनों के भी ऐसे कार्यक्रमों के लिए आगे आना। जी आज यह कार्यक्रम में क्या कहना चाहिए? मैं पंजाबी महासंगठन के अध्यक्ष आदरणीय योगेश दुआ जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर्दी की मौसम में जो इन्होंने लंगर का कार्यक्रम यहां चलाया है नववर्ष की संध्या पर, इसके लिए इन्हें बहुत बधाई। वास्तविकता में भूखे को भोजन खिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जिसे पंजाबी महासंगठन करता रहता है। और केवल ये नहीं करता कि गर्मी के मौसम में शीतल जल की सेवा और सर्दियों में रजाई वितरण, बिस्तर वितरण और अन्य परोपकार के काम जिस प्रकार से कर रहा है, मैं पंजाबी संगठन का समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। गागलहेड़ी कस्बे की मंडी को जाने वाली गली में घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पैदल ही आए 2 हमलावर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। आपको बता दें, गागलहेड़ी कस्बे की मंडी को जाने वाली गली में गुरुवार रात्रि 8:30 बजे 2 हमलावरों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर प्रॉपर्टी डीलर को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर पैदल ही भाग गए। मृतक सुरेश राणा, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, जो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम करता था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी बताओ क्या हुआ मामला? 2 जने थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने, पता नहीं कौन थे, गोली मार के एकदम चले गए। मैं उनके पीछे पीछे गई, मेरा भाई था कुणाल, वो भी भागा, हम दोनों उनके पीछे भागे। हाथ तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए, इधर देहरादून साइड की तरफ गए, पता नहीं किधर निकल गए, पूरी तेज भाग गए। जी सर, गागलहेड़ी में कुछ बदमाश घर में घुसे हैं, एक डेथ भी हुई है बताया जा रहा है गोली लगने से, क्या पूरा मामला सर? जी आज रात को 8 से 8:30 बजे के बीच पे थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में, कस्बा गागलहेड़ी है, वहीं पर एक मंडी को जाने वाली गली है जिसमें एक मकान था, जिसमें सुरेश राणा उर्फ काका राणा युवक का नाम है। ये करीब इनकी 40 वर्ष की है। ये अपने घर पे थे और घर पे इनका एक लड़का था और काफी 4-5 लोग थे इनके जानने वाले। तब बताया जा रहा है कि 2 लड़के, 2 युवक वहां पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें इनको 3 राउंड गोली लगती है। इनका जो बेटा है वो इनको अपनी गाड़ी में इलाज के लिए लेके जाता है जिला अस्पताल। वहां पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ
पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर्स थे इनके राजौंद में रहने वाले, उनसे इनका विवाद था। इनकी पत्नी ने आशंका अपने भाइयों पर भी लगाई है कि इनके जो साले हैं वो भी शायद इनसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिसकी वजह से वो भी घटना कारित करवा सकते हैं। तो पुलिस भी हर एंगल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वहां पे देखी जा रही हैं। ये जो लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग करी है, बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे पुलिस काम कर रही है अलग अलग एंगल से, और मेरा मानना है बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो ये इन्होंने घटना कारित करी है उनको पुलिस पकड़ लेगी। सर, घर में अन्य लोग भी थे क्या? उनके साथ भी कोई किसी प्रकार की कोई मारपीट? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। जो उनका लड़का था, जो उनका बेटा था मृतक का, उनके द्वारा साफ साफ बताया गया है कि वो सिर्फ जो मृतक है उन्हीं का नाम पूछ के आए थे। उन्हीं पर बहुत टारगेटेड फायरिंग की गई थी। मूल रूप से लग रहा है कि उनको मारने का ही उनका उद्देश्य था, और घर में जितने भी लोग थे उनसे कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो घर से घटना करने के बाद बाहर निकल गए। ट्रैक पर लोहे का गेट का टुकड़ा मिलने पर अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस कर रही जांच। आपको बता दें, टपरी हरिद्वार सिंगल लाइन के रेलवे ट्रैक पर लोहे के गेट का टुकड़ा मिला था। इस मामले में थाना जीआरपी पर गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शामली की आरपीएफ पुलिस एवं सहारनपुर की जीआरपी पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। ट्रैक पर गेट का टुकड़ा पड़े होने से बड़ा हादसा होने से टला था। लिंक रोड स्थित सभागार में जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष ने आरएसएस प्रमुख के बयान की करी सराहना। आपको बता दें, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने गुरुवार शाम 5:30 बजे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान की सराहना की है। कारी अबरार जमाल ने कहा कि मोहन भागवत का यह बयान स्वागत योग्य है। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद एवं समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके अनुसार धार्मिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान बातचीत और आपसी समझ से ही संभव है, इसलिए दोनों पक्षों को विवादित स्थलों पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान है मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर, वो काबिले तारीफ है। उसका स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। लेकिन जहां जहां विवादित स्थल हैं, चाहे वो 2.5 दिन का झोपड़ा हो या और जगह हो, ऐसी जगहों पर बजाय खुदाई के, बजाय सर्वे करने के, इनको हम सब लोगों को इस पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए और खामोशी के साथ इनको वापस कर देना चाहिए। क्योंकि कुरान साफ तौर पर कहता है, मजहब इस्लाम भी कहता है कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह पर बनाई जा सकती है। या तो मस्जिद के लिए जगह को खरीदा जाए, या मस्जिद के लिए उस जगह को किसी साहब द्वारा वक्फ किया जाए। इन 2 कंडीशन के अलावा तीसरी कंडीशन में अगर किसी जगह पर मस्जिद बनाई जाती है तो वहां नमाज नहीं हो सकती। और जहां नमाज नहीं हो सकती, फिर उस गुनाह का जिम्मा उन सब लोगों के ऊपर है जो लोग इस चीज को लेकर सियासत कर रहे हैं और अपनी अना को लेकर अड़े हुए हैं। हम सब लोगों को इस्लाम के सामने झुक जाना चाहिए। इस्लाम बड़ा है, हम सब लोग छोटे हैं। जब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता तो फिर हम क्यों लोग अपनी अना को सामने रखते हुए अड़े हुए हैं कि नहीं, लड़ाई हो जाएगी, दंगा हो जाएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद ही रहेगी। अरे भाई, जिन जगहों पर पहले से दूसरे धार्मिक स्थल थे उनको तोड़कर अगर मस्जिद बनाई गई है तो उस पर नमाज कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं अपने मुस्लिम समाज से, तमाम मुस्लिम धर्म गुरु से गुजारिश करता हूं कि इस पर आप सब लोगों को पहल करनी चाहिए। मोहन भागवत जी का जो बयान आया है उन लोगों ने अपनी तरफ से पहल कर दी है। उसका स्वागत करते हुए हम सब लोगों को आगे आकर के ऐसी जगहों पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए जो विवादित स्थल है। ठीक है। कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव में 79 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। मतगणना के पश्चात संजय कुमार शर्मा को अध्यक्ष घोषित होने पर सभी सदस्यों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया। कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। हाँ, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। आज हमारा
द्विवार्षिक चुनाव था संगठन का हमारा। सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण रहा। और मैं यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में चुनाव गया हूँ। मेरे साथी जो निशांत है वो क्या नाम अंकुर वर्मा जी, अंकुर योगी जी हैं, वो मंत्री के पद चुने गए हैं। बाकी सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे सब लोग? मैं पिछले 15-20 साल से संगठन में हूँ और सेवा कर रहा हूँ, और कर्मचारियों की समस्या यहाँ पे कोई है नहीं। यदि कोई समस्या होगी तो उसका निराकरण हमेशा करते आए हैं। किसी की कलेक्ट्रेट सहारनपुर में किसी कोई समस्या नहीं है कर्मचारी की। महापौर ने वार्ड 52 में किया सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ। रेड क्रॉस हॉस्पिटल में शौचालय निर्माण का भी दिया आश्वासन। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने गुरुवार दोपहर 3:30 बजे वार्ड 52 में सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य का रिबन काटकर एवं नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। महापौर ने वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने वार्ड 52 के मटिया महल पहुंचे। क्षेत्रीय पार्षद मनोज प्रजापति एवं क्षेत्रीय लोगों ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। महापौर ने मटिया महल में संजय के मकान से क्षितिज मेहता के मकान तक एक सीसी सड़क, नाली निर्माण के कार्य को वेद मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर एवं रिबन काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने वार्ड के मटिया महल, प्राचीन शिव मंदिर, मोहल्ला जाफर नवाज व रेड क्रॉस हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रेड क्रॉस हॉस्पिटल की मरम्मत कराने वहां का एक शौचालय निर्माण, जच्चा बच्चा अस्पताल से नागपाल चक्की तक एक सीसी रोड बनवाने का भी आश्वासन दिया। जनमंच में आयोजित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यशाला का ग्राम प्रधानों ने किया बहिष्कार, दी जानकारी। आपको बता दें, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण को लेकर आयोजित कार्यशाला का गुरुवार शाम 4 बजे ग्राम प्रधानों को अपनी बात कहने से रोकने पर एक मत से ग्राम प्रधानों ने कार्यशाला का बहिष्कार कर दिया, जिससे कार्यशाला पूरी तरह बेमायने साबित हो गई। जनमंच सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय टीबी रोग अभियान के तहत जिले स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी मनीष बंसल मुख्य अतिथि थे और मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें लगभग जिले के 200 से अधिक ग्राम प्रधान मौजूद थे। आज हमारे मोदी जी के द्वारा 100 दिन का लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त भारत या टीबी मुक्त ग्राम पंचायत। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ साहब हैं वो प्रधानों का मान सम्मान नहीं करते हैं। प्रधानों को अब कहते हैं कि मेरे परिवार के लोग नहीं है, प्रधान एक अलग संस्था है और इनका स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे डीपीओ साहब और सीडीओ साहब ने कल हमारे पे मैसेज डाला, हमारे से बात भी की कि नहीं, ये एक सरकारी प्रोग्राम है और आप लोगों को आना है। हम सभी प्रधानों को हमने निमंत्रण किया और हम लोग वहां पर पहुंचे। डीएम साहब ने मंच पर भी स्थान दिया और डीएम साहब जब किसी व्यस्तता कारण वहां से गए तो अपने संबोधन में कह के गए थे कि जो जनप्रतिनिधि प्रधानों के हैं आप इनको भी अपनी बात रखने का मौका दोगे। और डीएम साहब वहां से चले गए। उसके बाद कुछ लोगों को बुलवाने के बाद सीडीओ साहब को बुलवाया गया और उसके बाद सीएमओ साहब को सभा का समापन करने के लिए बुलाया गया। लेकिन हमने बीच में कहा कि पहले हमारी बात सुनो। हमने अपनी बात रखने का शुरू ही किया था कि उन लोगों ने व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोगों ने उस पर प्रधानों ने एक मत से कि अगर प्रधानों का सम्मान नहीं होगा तो हम लोग इस कार्यशाला का बहिष्कार करते हैं। और सभी 200-250 प्रधान जितने थे सभी ने एक मत से इसका बहिष्कार किया। हमारे प्रधान संगठन दूसरे के अध्यक्ष अनुज चौधरी भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी एक मत से इसका बहिष्कार किया। हमने सर्वसम्मति से तय किया कि अगली मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या रणनीति बनाई जाए। लेकिन हम कहना चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग का यही रवैया रहा कि प्रधानों को कहीं ना कहीं असम्मानित कर देखने की बात तो सिर्फ ये है कि जिलाधिकारी के कहने के बावजूद भी सीएमओ सहारनपुर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि वो डीएम साहब की भी मानने का काम नहीं करते हैं। जनमंच सभागार में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला हुई आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक भारत को जनहित में टीबी मुक्त करने के उद्देश्य को साकार करने के क्रम में शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जनमंच सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गुरुवार शाम 4 बजे कार्यशाला में जनपद के ग्राम प्रधानों, सीएचओ, एएनएम, शिक्षकों, गृह विभाग के अंतर्गत जिला कारागार के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान में क्या क्या कार्य करने हैं और कैसे रोजाना की रिपोर्टिंग करनी है, इस बाबत जानकारी दी गई। ये सब क्या कार्यक्रम था आज? ये आज जो है ना
भारत सरकार की तरफ से एक थीम है कि 2030 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। उसी के तहत जो है हमारे राज्य में शुरू में 15 जिलों में ये 100 दिन का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें टीबी के रोगी की खोज करनी थी, उनका इलाज करना था। और जो भी हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जो आसानी से जो है टीबी के ग्रस्त में आ सकती है, तो उसको जांच करके उसमें बलगम की भी जांच होनी थी और साथ में एक्सरे भी होना है। तो उनको चयनित करके उनकी स्क्रीनिंग करनी है और उनका इलाज करना है। तो उसमें अब हमारे मुख्यमंत्री जी का ये है कि पूरे जितने भी हमारे 75 जनपद है उनको सभी को जो है ना इस 100 डेज में काम करना है। और ये हमारा 7 दिसंबर को शुरू हो गया था प्रोग्राम और अन्य जनपदों में, और अब ये हमारे जनपद में भी शुरू हो गया है। और ये 24 मार्च तक जो है प्रोग्राम रहेगा। और इसमें हमें अपने जो जनपद की जितनी भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको सबको चेक करके स्क्रीन करके उनको टीबी के मरीजों को छांट के संगठित रूप से अवैध खनन करने वालों पर लगेगी गैंगस्टर नियमानुसार की जाएगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में गुरुवार शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। बैठक में मनीष बंसल ने कहा कि संगठित रूप से अवैध खनन करने वालों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। नंबर प्लेट न होने, स्पष्ट रूप से दिखाई न देने या गलत होने पर परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए तथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को 3 दिनों के अंदर निर्धारित स्थलों पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर कार्मिकों की संख्या बढ़ाते हुए रजिस्टर भी बनवाया जाए, जिससे आने जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। उन्होंने जीएसटी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके द्वारा अवैध खनन से संबंधित पकड़ी जाने वाली गाड़ियों की सूचना तत्काल उप जिलाधिकारी एवं खनन अधिकारी को दी जाए। मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि तहसील प्रशासन, पुलिस एवं खनन विभाग आपसी बेहतर समन्वय से अवैध खनन पर पूर्ण अंकुश लगाएं। इसी के साथ चेक पोस्ट पर तैनात कार्मिकों को भी उनकी जिम्मेदारियों एवं दायित्वों से भी भली भांति प्रकार से अवगत कराया जाए। उन्होंने खनन अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी स्टोन क्रेशरों पर 360 डिग्री व्यूज के साथ सीसीटीवी कैमरे संचालित रहें। इसी के साथ निर्धारित स्टोन क्रैशरों पर वाहनों के आने जाने के लिए निर्धारित रास्ता हो। उन्होंने निर्देश दिए कि ओवरलोडेड वाहनों के अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन ईंट भट्टा स्वामी द्वारा विनियमन शुल्क जमा नहीं कराया गया है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। थाना जनकपुरी पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्तों को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे थाना जनकपुरी पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्तों इस्लाम, तरुण कुमार एवं लियाकत को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, उप निरीक्षक यशपाल सोम मौजूद रहे।